स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से जो है आपका एंसेंट सोसाइटीज़, इससे ओमनोहोतोप तृतीय की उपलब्धियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमनोहोतोप तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। मिस्र के इतिहास में ओमनोहोतोप तृतीय का शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि उसके शासनकाल में मिस्र के 18वें राजवंश का पतन प्रारंभ हो गया था, लेकिन ओमनोहोतप तृतीय इस पतन की प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ था। दरअसल अत्यंत कठिन परिस्थिति में ओमनोहोतप तृतीय मिस्र का शासक बना, लेकिन वह शांति प्रिय तथा कला प्रिय शासक था। राजनीतिक अस्थिरता को संभालने की क्षमता उसमें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कई उपलब्धियां उसने अर्जित की। शासक बनने के पश्चात उसका विवाह रानी टाई से हुआ। शादी के बाद टाई का राजनीतिक हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था। इस प्रभाव का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि सभी राजकीय दस्तावेजों पर राजा के साथ रानी टाई के नाम मिलते हैं। ओमनोहोतप जिसे शानदार राजा माना जाता है, ऐसे समय में राजा बना जब मिस्र की शक्ति अपने चरम पर थी। शक्ति के साथ इनकी संपन्नता भी बढ़ गई थी। खेतों में अनाज प्रचुर मात्रा में पैदा होते थे तथा कला कौशल के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। दरअसल ओमनोहोतप तृतीय की सफलता तथा समृद्धि की बुनियाद थुटमोस तृतीय की विजयों के कारण ही पड़ी थी। थुटमोस तृतीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक शक्तिशाली सेना का संगठन कर राजकीय कोष को समृद्ध किया था और इस बढ़ी हुई प्रतिष्ठा एवं समृद्धि को विरासत में अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ गया, जिसके फलस्वरूप ओमनोहोतप तृतीय की सफलता और शान शौकत में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। ओमनोहोतप का विशाल साम्राज्य विरासत के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान कला कौशल के विकास में लगाया। इस दौर में वाणिज्य व्यापार की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। नील नदी घाटी का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गई थी। इस बंदरगाह से देशीय अंतर्देशीय व्यापार होता था। ओमनोहोतप तृतीय ने वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए समुचित सुरक्षा प्रबंध किया। व्यापार के नियंत्रण तथा उन्नति के लिए उचित नियम बनाए गए। फराओ, जिसे राजा कहते हैं, ने सामुद्रिक पुलिस का प्रबंध किया, जो नील डेल्टा के समुद्र तट तक का निरीक्षण करती रहती थी। पुलिस चंगी वसूली का काम भी करती थी। फराओन के उपयोग के लिए जो माल आता था, उसे छोड़कर सभी सामानों पर चुंगी वसूलने से फराओं को काफी आमदनी होती थी। वाणिज्य व्यापार की वृद्धि से देश की समृद्धि बढ़ी तथा गुलामों की संख्या में भी वृद्धि हुई। फराओ अब शान शौकत तथा विलास का प्रतीक बन गया और उसके दरबार इन सभी वस्तुओं का केंद्र बन गया। राजधानी की शान शौकत और ऐशो आराम ने पुराने सांस्कृतिक मूल्यों तथा प्राचीन आदर्शों का बहिष्कार किया। फलतः नए सांस्कृतिक आदर्श तथा ऐशो आराम की भावना ने फराओं से लेकर लिपिकों तक के जीवन में परिलक्षित होने लगी। ओमनोहोतप तृतीय ने वास्तुकारों पर दिल खोलकर संपत्ति लुटाई ताकि वे अपनी कला को और विकसित करें। इस युग में कई बड़े बड़े वास्तुकार हुए जिन्होंने अपनी सूझबूझ व लगन से कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग का सबसे बड़ा कलाकार ओमनोहोतप था, जो बाद में मिस्र के देवता की तरह पूजा जाने लगा। अपने जीवन काल में ओमनोहोतप ने फराओ अर्थात राजा ओमनोहोतप तृतीय को बहुत प्रभावित किया। ऐसा माना जाता है कि कलाकार ओमनोहोतप की मृत्यु से उस युग के सबसे महान व्यक्तित्व का मिस्र से लोप हो गया, जिसका प्रभाव मिस्र की राजनीति पर भी पड़ा। ओमनोहोतप जैसे कलाकारों के निर्देशन में जो भवन या मंदिर बनाए गए, उनसे उसके राज्यकाल की गरिमा और शान शौकत का पता चलता है। इस युग में मंदिर बनाने की नई शैली का विकास हुआ,
जो आज भी अपने परिवर्तित रूप में पाई जाती है। थीब्स, करनाक आदि के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शहर के दक्षिणी छोर पर फराओं ने अपना मंदिर बनवाया, जो उस समय की सबसे बड़ी स्मारक मानी जाती है। अम्नोहतप तृतीय के युग में जो मंदिर या स्मारक बनाए गए, वे मिस्री कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। मिस्री कला इस युग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। कला के क्षेत्र में इससे अधिक विकास पहले किसी भी युग में नहीं हुआ था। इस युग में वास्तुकला के साथ तक्षण कला का भी विकास हुआ। सुंदरता और सूक्ष्मता की दृष्टि से इस युग की मूर्तियां अत्यंत उत्कृष्ट हैं। इनमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा मनोदशाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। अतः इस युग की कला में कोमलता, सूक्ष्मता एवं विविधता का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।